हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। गाइस, ये हमारा जीएस का 14th पार्ट है, मिक्स क्वेश्चन का। एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं और ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। लगभग इसमें 40 मिनिमम 40 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा भी सकते हैं और मैं एक्सप्लेनेशन में देता हूँ, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जिसने पहले के 13 पार्ट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, वो सब अपडेट है। और इसके साथ ही अगर आपको कोई वोकैब की किसी को प्रॉब्लम है या वोकैब्स की भी प्रैक्टिस करनी है तो वो भी मैं करवा रहा हूँ। सुबह 10 से 11 के बीच मेरा वीडियो आ जाता है। और अगर आपको वो शो ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियोस में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर आकर आपको दिख जाएगा। और अगर आपको हम लोगों का काम थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या फिर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, चाहे प्रैक्टिस में या फिर क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो चैनल को देख तो रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपर, उन्हें पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। लगभग आ ही रही होंगे क्योंकि प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। तो वो बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा काफ़ी। हम लोग काफ़ी कुछ लेके आने वाले हैं और आगे भी लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि बताया था ये हमने आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के बेसिस पे हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे मूल अधिकार में है, फंडामेंटल राइट्स में। तो कौन सा आर्टिकल ये बताता है? आर्टिकल 15 है क्या वो, या फिर आर्टिकल 45 है? ये 23 या 39? तो कौन सा है वो आर्टिकल 15। मैंने यही बताया था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है इसी आर्टिकल के ऊपर, उसका नाम ही है आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की। बहुत अच्छी मूवी, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है? तो ये आर्टिकल बताना कौन सा है। अब जबरन श्रम वाला नहीं, हम लोग जो बलात् श्रम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग पकड़ के ले आते हैं, जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं नहीं, भट्टों पे काम करने वाले बिहारी, ये भी एक तरह बलात् श्रम ही ने पकड़ के ले आया गया और काम पर ला दिया। तो इस पर रोक लगाई गई है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 25 है या फिर 23 है या फिर 13 है, 5 है? तो ये आर्टिकल है 23। कौन सा है? 23। और ये भी हमारा किस में? फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच जितने भी आर्टिकल हैं, 35 तक, ये सब फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। इसके ऊपर कौन सा संविधान संशोधन हुआ वो भी बताया था, अमेंडमेंट हुआ था 86 2002 में। तो क्या वो 74 है या फिर 21 ए है या फिर 101 है या फिर 31 ए है? तो आपको ये पता है कौन सा है? 21 ए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है? राष्ट्रीय महत्व की, ऐतिहासिक हितों के लिए मतलब स्मारक की, मतलब हम लोग क्या करें, उसका संरक्षण करें, ये बताया गया। तो ये किस में है? ये 46 में या फिर 48 में या 49 में या 47 में? तो एक कल ही बताया था आपको, ये 49 में है। ठीक है, ये हमारा डीपीएस पे शुरू है, इसमें आता है ये डीपीएस पे में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी? तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 19 है, ये 20 है, ये 18 है, 17 है? तो आपको पता होगा ये 17 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है, यानी 11 शेड्यूल की बात कर रहा है, इसमें कौन सा विषय आता है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा बड़े वन उत्पाद, या फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता, या फिर बड़े उद्योग, या फिर पुलिस तथा कानून व्यवस्था। जो कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट, अब यहाँ पर साइंस शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? मतलब ये कह रहा है इनमें से एक ऐसा उपकरण है हमारा
जो किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर, हीट पर आधारित है। किस पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या वो फ्यूज़ है, या फिर सर्ज प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टिव रिले, या फिर कैपेसिटर है? तो ये फ्यूज़ होता है हमारा। कौन सा होता है? फ्यूज़। आपने देखा होगा कि मतलब जब हम लोग के यहाँ अक्सर लाइट काफ़ी तेज़ हो जाती है तो हम लोग कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया है, फ्यूज़ हमारा उड़ गया है। तो फ्यूज़ किस पे क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे कि जैसे कि कभी बहुत तेज़ जब हमारी लाइट आ जाती है तो फ्यूज़ हमारा उड़ जाता है, तो हम लोग कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया है। अब तो खैर एमजीबी चलने लगी है, पहले फ्यूज़ हुआ करते थे लोग घर पे, अब ये ट्रांसफार्मर में अभी भी लगे होते हैं। तो ये हमेशा कम गलनांक का इसमें वो लगा होता है, जो भी तार होता है फ्यूज़ में, जो भी तार यूज़ किया था वो बहुत कम गलनांक का, जिससे कि अगर कभी करंट आए तेज़ अगर हो जाए तो वो एकदम से टूट जाए, गल जाए, ब्रेक हो जाए। और अगर बहुत उच्च गलनांक का लगा देंगे तो मतलब बिजली बहुत तेज़ आ जाएगी, वोल्टेज का 500 हो जाए या फिर 1000 आ जाए। अब उच्च गलनांक का लगा दे तो फिर वो टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं। तो हमारे फिर इससे मतलब घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइट के, वो सब उड़ जाएंगे, ये समझ लीजिए आप, हाई वोल्टेज अगर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। धातु में विद्युत चालकता को ये इलेक्ट्रॉनिक चालकता का मतलब क्या है? कह रहा धातु में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, तथा ये क्या है? तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है, या फिर तापमान में कमी होने पर कम हो जाती है, या फिर तापमान में निर्भर नहीं करती। तो जो विद्युत चालकता है ये तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिजली बिजली का सुचालक नहीं है? यानी कि क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस तरह से, यानी कि बैड कंडक्टर है। तो पहला क्या है? ऑप्शन में पहला हमारा सिल्वर, दूसरा है कॉपर, तीसरा है ब्रोमीन, और चौथा ग्रेफाइट। अब सिल्वर तो आप जानते हो ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। और इससे भी अच्छा होता है गोल्ड, ये इससे भी अच्छा होता है एयू, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, तो उसके बाद इसका ही नंबर आता है चांदी का। अब इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो देखो सिल्वर तो है, तांबा भी है, कॉपर के भी तार बनते हैं, ब्रोमीन भी है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यही आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। मतलब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन फिर से देखता हूँ, इंग्लिश में देखिए आप, अकॉर्डिंग टू प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। मतलब क्या कह रहा है, प्रेशर जो होता है उस क्षेत्र में विभाजित बल के बराबर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेशर मिसिंग है, यानी दाब मिसिंग है हिंदी में। तो क्या कौन से किसके अनुसार होता है? ये पास्कल का नियम होता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, जो प्रेशर होता है उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि दाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जड़त्व किसके समानुपातिक होता है? यानी कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? द्रव्यमान के होता है, या फिर वजन के, लंबाई के, ऊंचाई के? तो किसके होता है? द्रव्यमान के। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये मैं सोचना सर आप इतनी बड़ी साइंस करा दे रहे हैं, इतनी मतलब डीप पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो आता नहीं। नहीं, ये सब आया ही हुआ है, आप ये समझ लीजिए, ये देख लीजिए आप, ठीक है, जिसे ना दिख रहा हूँ। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? तो मतलब भौतिकी में प्रेशर को क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में? तो क्या है? द्रव्यमान अपॉन त्वरण। क्या होता है? देखो ये होता है, प्रेशर होता है जो हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब देख लो एफ अपॉन ए कहाँ पर है, दिख जाएगा। तो ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का इस्तेमाल इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर आप जानते हैं किसके लिए, क्या धारा के लिए? नहीं, ये तो अमीटर होता है। ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है? ये तो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है, ठीक है। और एल्टीट्यूड के लिए अल्टीमीटर यूज़ होता है। तो क्या बचा? एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो कौन सी राशि नहीं है? क्या वॉल्यूम है, या फिर तापमान है, या फिर टॉर्क है, या फिर समय है? तो देखिए ये जो है ये सब अदिश राशियाँ हैं। लेकिन टॉर्क यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं बलागुण, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें दिशा भी चाहिए होती है और दूरी भी चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू हो गई हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी उत्पादक और संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के नियंत्रण में, सरकार कंट्रोल करती है सभी चीज़ों का। तो क्या वो डुअल होती है, फिर कैपिटलिस्ट होती है, फिर मिक्स होती है, फिर सोशलिस्ट होती है? तो हमने आपको बताया था जो सोशलिस्ट होती है ना, इसके सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता है लगभग। और कैपिटलिस्ट क्या होता है, इसमें पूंजीवादियों के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में। और जो मिक्स्ड होती है ना, ये दोनों का मिक्सचर है इन दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मतलब आप देखिए निजी स्वामित्व यानी कि किसकी? प्राइवेट ऑनरशिप। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती है? कौन सी होती है? ये होती है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। जैसे कहाँ की है? यूएस से की है। और हमारे यहाँ कैसी है? मिश्रित है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरह की होती है। सरकार का भी हाथ है, सरकार की भी कंपनीज हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र चले, जैसे अडानी है, अंबानी है, टाटा है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? इकोनॉमिक थ्योरीज दी थी बहुत सारी। तो ये किस कंट्री के थे? अब इनसे कंट्री पूछ दी कौन? इससे पहले ये पूछा गया तो ये कौन है? तो ये कौन थे? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ये सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के पिता भी कहे जाते हैं। और ये कहाँ के? ये पूछा तो कहाँ? डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के। तो कहाँ के? इंग्लैंड के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल ह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक होता है। मतलब जो मूल ह्रास होता है, मूल ह्रास, ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ये होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है, पूंजीगत सामान के कारण मूल ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ये बोल रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, उनमें से एक, इसमें से ऐसा कोई एक ऑप्शन है जो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो देखते हैं कौन सा है। लीगल, कानूनी परामर्श, चाय बागान, या फिर फार्म उपकरण निर्माण, या फिर बैंकिंग। अब देखिए, अब जो चाय बागान है, ये तो जैसे कृषि हो गई। कृषि किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और बैंकिंग क्या हो गई? ये तो बैंकिंग हुआ, या फिर जितने भी बैंकिंग वगैरह सेवाएं होती हैं हमारी, ये किस में आती हैं? ये सेवाएं क्षेत्र, ये सब हमारा टर्सरी सेक्टर में, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। और इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या है? फार्म उपकरण, यानी जितना भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी हो, समझ लीजिए सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए हमारी कौन सी मिक्स इकोनॉमी पूछी, कौन सी होती है? तो देखते हैं ऑप्शन हमारा, निर्वाह और व्यावसायिक खेती की उपस्थिति ना, ये तो नहीं होता है। दूसरा है हमारा पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का सह अस्तित्व ना, ये भी नहीं है हमारा। तीसरा है क्या? तीसरा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। ए मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड इन विच फ्री मार्केट को एग्जिस्ट विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा मार्केट जिसमें देखिए ट्रेड हो या फिर फ्री मार्केट्स हो, ये देखिए गवर्नमेंट के भी हाथ में होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में होता है। तो ये यही ऑप्शन हमारे पास सी, ठीक है, दोनों के हाथों में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों का या व्यापारियों का स्वामित्व? बस यहीं से निजी व्यक्तियों का व्यापारी स्वामित्व होता है। निजी व्यक्तियों का जैसा ही आ जाए, समझ लीजिए आप कौन सी होगी? कैपिटलिस्ट। कहाँ है? ये है कैपिटलिस्टिक, ठीक है। बस इतना ही देखना, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, काम की चीज़ देखनी है बस। महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETEC में टी का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी शुरू गई, ठीक है। तो जो मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि ओशियन एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें टी का मतलब ओशियन एनर्जी कंजर्वेशन में टी का मतलब पूछा था। क्या इसका मतलब क्या? टाइडल होगा, या फिर थर्मल होगा, या फिर टेक्नोलॉजिकल होगा, थर्मोडाइनिक्स होगा। तो क्या होगा? ये होगा थर्मल, तापीय, ठीक। क्या होगा? ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जल निकाय, यानी कि जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? पाक स्टेट के सबसे समीप कौन सा है? तो कौन सा है? माहिमपुरी का चिल्का झील है, या फिर मन्नार की खाड़ी, या फिर खम्मात की खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के आसपास, यहीं पे तो है
हमारी पाक की खड़ी कल बताई थी, ये इंडिया है हमारा और यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहीं पे तो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? अब पाकिस्तान का पूछा गया सबसे व्यस्त, देखिए सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट, तो कौन सा है? केटी बंदरगाह है, या फिर ग्वादर बंदरगाह है, या फिर कराची, या फिर कासिम। तो लोग ग्वादर मार देंगे, ग्वादर ही सुना सुना लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सा है? कराची का जो पोर्ट है ये सबसे बिजी पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी नाम देख लेते हैं, क्या होता है? मगपई होता है, या फिर पीकॉक होता है, या फिर पैरट, या फिर रेवन। तो पैरट तो हमारा है, तो क्या है? रेवन। रेवन कौन होता है? रेवन होता है काला कौआ, जिसे हम लोग बन कौआ भी कहते हैं। ठीक है, चीन के किस प्रांत में हुआंगशुशु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अब ये देखिए, इसमें से मतलब एक प्रांत ऐसा होगा जहाँ पे कौन सा है? हुआंगशुशु। अब ये याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार प्रांत देते पूछे ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप अचानक चीन में है। तो यहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, क्या है? वाटरफॉल है सबसे बड़ा दुनिया का। ठीक है, तो कहाँ है ये? जियांगू या शेंडोन या गुइझोउ या फिर यूनान? क्या है? गुइझोउ है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? पाकिस्तान से आज क्वेश्चन ज़्यादा है इस शिफ्ट में, तो कौन सी है? रश झील है, या फिर परिस्तान झील है, या फिर सतपारा, या फिर एटाबाद। अब देखिए ये कंट्रोवर्शियल है काफ़ी। इसने जो एसएससी ने इसका आंसर माना है पर्शियन, या कौन सा परिस्तान झील, ये एसएससी ने माना है, जबकि इसका रियल आंसर क्या होगा? इसका रियल आंसर जो है रश लेक। अब पता नहीं इसका क्या है, कि ये इसीलिए बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? चीन को। चीन को जोड़ती है नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? क्या इंडिया है, या फिर पाकिस्तान है, या फिर नेपाल, या फिर चीन है? कौन सा है? कौन सा? चीन है। चीन की सबसे ज़्यादा सीमा है, काफ़ी बड़ा देश है ये। तो 14 देशों से सीमा है इसकी। कितनी? 14 कंट्रीज से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ? कराधान मतलब टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है मराठों की। चौथा सरदेशमुखी, जाता सवार, इकता और जागीर, या फिर पोलाज और परुती। तो जाता सवार ये तो मुगल से थी, इकता और जागीर ये सल्तनत कालीन से थी। तो कौन सी थी? चौथा सरदेशमुखी। यही है हमारा आंसर, मराठाओं से टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? यानी कि दूसरा एंग्लो मैसूर फोर्ट, मतलब ये वार कब हुआ था दूसरा वाला? तो ऑप्शन है आपके साथ 1785 टू 1789, 1769 टू 1775, 1766 टू 1769, 1780 टू 1784। तो ये कब हुई? ये हुआ 1780 टू 1784। अब आप कंफ्यूज होंगे ये कैसे, मतलब दूसरा कैसे हुआ? तो देखिए ये इस आंग्ल और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। कितने हुए? 4 वॉर हुए। 4 वॉर हुए, और इनकी आप सन याद कर लीजिए। ठीक है, डेट। तो जैसे कि पहला युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1767 से 69 तक, 1769 से 1767 से 69 तक ये पहला वॉर हुआ। ठीक है, अब सेकंड कब हुआ? सेकंड हुआ 1780 से 84 के बीच में, जो भी आपको बताया, ये सेकंड हुआ। ठीक है, और थर्ड कब हुआ? थर्ड हुआ 1790 से 92 के बीच में, ये थर्ड इनका वॉर हुआ, एंग्लो और मैसूर। अब फोर्थ कब हुआ? फोर्थ हुआ 1799 में। फोर्थ कब हुआ? फोर्थ हुआ 1799 में। और फिर यहाँ पे टीपू सुल्तान मर गया था, तो बात में फिर ख़त्म हो गया सब मैसूर साम्राज्य। तो ये चारों अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेट जो मैंने बताई आप नोट कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देखकर आप नोट कर लीजिएगा। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अब गोवा की लड़ाई किससे हुई थी? अंग्रेजों से हुई थी। नहीं, गोवा ये अंग्रेजों वाला नहीं है, ये है कब, जब गोवा में सुल्तान रहता था वो आदिल शाही बीजापुर वाला। तो ये कब हुआ था? ये होता 1515 में। ठीक है, जब अल्बुकर्क जीत गया था, उस टाइम की बात है ये। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया किस युद्ध में?
अब ये इनका आपस में लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश की, कभी फ्रांस से चलती थी, कभी इनकी डचों से चल रही थी, कभी इनकी पुर्तगालियों से चल रही थी। सबसे लड़ रहे थे, चाहते थे यहाँ पे व्यापार की लड़ाई चली थी, कौन व्यापार करेगा यहाँ पे। तो इन्होंने पुर्तगालियों को ब्रिटिश ने हरा दिया था। कौन सी युद्ध में हरा दिया था? ये तो बैटल ऑफ सुवाली, ठीक है, ये 1612 में हुआ था। और इन्होंने इनका स्वामित्व खत्म कर दिया था। पहले पुर्तगाली तो आए थे, ये करते थे व्यापार, तो इन्होंने इनका खत्म कर दिया और फिर अपना है। और एक और पूछा जाता है वांडी वाश का, बैटल ऑफ वांडी वाश, ये 1760 में हुआ था। ये किसके हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है, जो फ्रांस यहाँ पे हार गए थे और फ्रांस भी चले गए थे, बाहर हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो कौन सी महिला थी वो? ये थी इंदिरा नूई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए। तो ये सभी महाद्वीपों में गए हैं, इन्होंने 7 सबसे ऊंची चोटियों को और ज्वालामुखी शिखरों को सब जगह चढ़ाई कर डाली इन्होंने। तो ये कौन है? ये है सत्यरूप सिद्धांत, ठीक है, याद कर लीजिए अब डायरेक्ट। नेक्स्ट, को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया। मतलब सबसे अधिक रिकॉर्ड करा गया इन्हें 2011 में, इन्हें किसमें? गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये कौन है? ये हैं कौन? कि ये मारिया कैरे हैं, या फिर आशा भोसले हैं, या फिर लता मंगेशकर है, या फिर बियॉन्से हैं। तो कौन थी? ये है आशा भोसले, ठीक है। लता मंगेशकर ना, ये नहीं मारिएगा आप, ये आप मार देंगे मुझे पता है, ये है लेकिन आशा भोसले इनकी बहन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? कौन सी? साउथ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल। तो ये कौन है? अपर्णा कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा होल प्राइस मार्केट एशिया का पूछा है, पूरे एशिया का कहाँ पर है? यानी कि 4 ऑप्शन इंडिया के, यानी कि जाहिर है एशिया का जो सबसे बड़ा रिटेल प्राइस मार्केट है वो इंडिया में, होल प्राइस मार्केट। तो कोलकाता में, या फिर बेंगलुरु में, या अहमदाबाद, या दिल्ली। तो कहाँ है? ये है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी किस राज्यपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये हमने आपको कल ही बताया था, ये कहाँ की बनी थी? ये यूपी की बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और यूपी की ही पहली महिला लेखपाल बनी, वो लेखपाल राज्यपाल बनी थी, वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।